नमस्कार मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति 2012। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप प्रथम औद्योगिक नीति को पढ़ के आइए। ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड में, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास समय कम है, तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। बहुत उम्दा तरीक़ों से हैंड रिटन नोट्स को बनाया गया है। आप एक बार पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, हम आज देखेंगे झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति को। तो नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक नीति 2012। ठीक है। ये सेकंड औद्योगिक नीति है झारखंड की, जो 2012 में आई थी। ठीक है। और इसका कार्यकाल कितना था, तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक था। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो इसका कार्यकाल कितने वर्षों तक था, 5 वर्षों तक। और प्रथम औद्योगिक नीति का कार्यकाल कितने वर्षों तक था, तो 10 वर्षों तक। ठीक है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस औद्योगिक नीति के भी कुछ उद्देश्य थे। ठीक है। उन उद्देश्यों को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो आपके पीटी के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो द्वितीय औद्योगिक नीति थी, उनके कुछ उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य थे, वो इस प्रकार है। ठीक है। जैसे झारखंड में निवेश के लिए मतलब पसंदीदा स्थान को बनाना। ठीक है। सतत औद्योगिक विकास को करना। ठीक है। छोटे बड़े जितने भी उद्योग हैं, सब में तालमेल स्थापित करना। ठीक। और साथ में औद्योगिक विकास करना, सरकारी जो कानून है उसको सरल करना। ठीक है। और कानूनी व्यवस्था में सुधार करना। ठीक। और जो रोजगार के जो साधन है, जो छोटे छोटे उद्योग है, उनको बढ़ाना, जैसे रेशम, हथकरघा, खादी, है ना, जैसे वन पे जो आधारित उद्योग है, उन सबको बढ़ाना, ये सब इसका लक्ष्य था। ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ये कुछ लक्ष्य है जो पीटी के एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आप याद रख लीजिए, मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्शन प्लान। ठीक है। तो एक्शन प्लान मतलब क्या किया गया, सफलता के लिए जो कार्य योजना बनाई गई, उसमें क्या क्या था, तो देखिए, पहला है राज्य में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना। ठीक है। ये पहले में भी था कि राज्य में उद्योगों के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना। तो आधारभूत संरचना में मैंने आपको बताया था, रेल हो गया। ठीक है। रेल हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इस सब की सुविधा उपलब्ध कराना किसको, तो उद्योगों को। ठीक है। तभी तो उद्योग आके यहाँ पे बसेंगे। अगर उनको अच्छा, अगर माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, जहाँ पे पानी की भी व्यवस्था हो, बिजली की भी व्यवस्था हो, ठीक है, यातायात की भी व्यवस्था हो, रेल की भी व्यवस्था हो, तो वहाँ अपना उद्योग जरूर लगाएंगे। ठीक है। तो ये सारे काम कौन करेगी, तो झारखंड सरकार करेगी। और ये कब से कर रही है, तो ये मैं बता दूं कि औद्योगिक नीति 2001 से ही कर रही है। और अभी जो नई औद्योगिक नीति 2021 आई है ना, उसमें भी ये यही काम कर रही है। ठीक है। अभी तक इनका आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हुआ है। तो चलिए छोड़िए, वो सब राजनीतिक बातें हैं, मगर हमें याद रखना है कि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना इसका प्रथम उद्देश्य था। उनकी एक्शन नीति में ये शामिल था। ठीक है, याद रखिए। और सेकंड क्या था, सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करना। ठीक है। और सिंगल विंडो कानून था। ठीक है। वो सिंगल विंडो सिस्टम जो था, कानून में बोल रहा हूँ, से जो सिस्टम था वो 2015 में आया था। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसका एक्शन प्लान में ये भी था कि एक सिंगल विंडो सिस्टम लाना है। अब सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, एक ऐसा जगह होता है जहाँ आप एक जगह पे जाके बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगाना है अपना इंडस्ट्री, ठीक है, और आपको सरकारी जैसे नहीं होता है, अगर आप कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं तो बहुत सारे सरकार की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, बहुत सारा क्लियरिफिकेशन लेना पड़ता है। जैसे फॉरेस्ट का हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट का हो गया, पोल्यूशन का हो गया, नॉइज़ का हो गया, रजिस्ट्री हो गया, तो आपको दौड़ना भागना पड़ता है। ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लाया, जिसके तहत आप एक जगह पे जाके अपना पूरा काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक ऐसा जगह बनाया जाएगा जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, वहाँ पे जाएंगे, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आपका रजिस्ट्री भी वहीं हो जाएगा, लीज पे ज़मीन जो मिलना है उसका शर्तें भी वहीं मालूम चल जाएंगी। ठीक है। और वहीं पे आपको पोल्यूशन का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, साथ में ट्रैफिक का भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पोल्यूशन का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल जाएगा। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे सारे काम आसानी से करे जा सकते हैं। ठीक है। इसी को बोला जाता है सरकारी कानून का सरलीकरण। ठीक है। तो उनका उद्देश्य था कि सरकारी कानून को सरलीकरण करें। ठीक है। तभी तो अगर आप अपने यहाँ पे ज़्यादा अगर कानून रखेंगे, ज़्यादा टेंशन रहेगा, तो कोई आएगा ही नहीं। ठीक है। तो जितना सरल बना कर देंगे उतना आपकी ओर लोग आकर्षित होंगे, आपके राज्य की ओर आकर्षित होंगे और यहाँ पे उद्योगों का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो ये था सेकंड एक्शन प्लान में था, और इसकी स्थापना भी की गई थी 2015 में। और ये पहला राज्य था। ठीक है। पूरे भारत का पहला राज्य था जिन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनते हैं और इससे पूछे जाते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू करने वाला
जो पहला राज्य है वो कौन सा है, तो झारखंड। ठीक है, कब लागू की गई थी, 2015 में। लेकिन मैं बताऊँ इसका प्रयोग आपको थर्ड वाले, ठीक है, थर्ड औद्योगिक नीति है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था। क्योंकि अब देख रहे हैं 2015 में ये बना, 2016 में नई औद्योगिक नीति आ गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि विस्थापन पुनर्वास नीति 2008 में आई थी, उसमें कुछ खामियां थी जिसको दूर किया गया था नई औद्योगिक नीति में। ठीक है, जब मैं आपको विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 को पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या खामियां थी और किन खामियों को सुधारा गया 2012 की औद्योगिक नीति में। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्या है, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए संकुल का निर्माण करना। और किस मोड पे, तो PPP मोड पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना इनका एक्शन प्लान का एक हिस्सा था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, संकुल का निर्माण करेंगे वो किस मोड पे, तो PPP मोड पे। ठीक, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रयास को हम देखेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए द्वितीय औद्योगिक नीति में। ठीक है, चलिए पहला क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सिंगल विंडो सिस्टम किस लिए लाया गया था। इनका आप एक ही मतलब समझिए कि कानून की जो विधि है उसको सरलीकरण करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया था। ठीक है, चलिए और देखिए जिला स्तर पर भूमि बैंक की स्थापना की गई थी, इसको आप याद रखिएगा। क्या हुआ था सेकंड औद्योगिक नीति में, जिले स्तर पे जैसे 24 जिले हैं तो 24 जिलों में एक एक भूमि बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये भूमि बैंक की स्थापना इसलिए की गई थी कि वो वहाँ की ज़मीनों को खरीद सके। ठीक है, और खरीद के वहाँ पे औद्योगिक विकास कर सके। ठीक है, जैसे कोई भी अगर वहाँ की ज़मीन को खरीदेंगे तभी तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल जो उद्योग है वो लगेगा। ठीक ना, तो उसके लिए भूमि बैंक क्या करती थी, 200 से लेकर 500 एकड़ जो भूमि थी उसको खरीदती थी, अधिग्रहण करती थी। ठीक है, और उसको खरीदने के बाद उसमें वो क्या करती थी, आधारभूत संरचनाओं का विकास करती थी। जैसे वहाँ उस भूमि में क्या था, बिजली का कनेक्शन दिया जाता था। ठीक है, उसके आसपास जो थी वो पानी की व्यवस्था की जाती थी, साथ में जैसे कि लाइट की व्यवस्था की गई। ठीक है, यातायात की व्यवस्था की जाती थी, और जैसे रेल है उसकी भी व्यवस्था की जाती थी। मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता था किसी उद्योगों को स्थापित करने के लिए। ठीक है, भूमि बैंक का ये काम था। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो भूमि बैंक थी वो कृषि युक्त भूमि को नहीं लेती थी, मतलब उसका अधिग्रहण नहीं करती थी, और साथ ही जो ज़मीन जैसे फॉरेस्ट विभाग में पड़ता है उसका भी वो अधिग्रहण नहीं करती थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, मतलब बहुत कम मात्रा में करती थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो भूमि बैंक सबसे ज़्यादा जैसे जो ज़मीन लेती थी उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा उद्योग स्थापित होता था, जो भी सरकारी उद्योग है वो सबसे ज़्यादा पहले स्थापित होते थे। अगर कुछ ज़मीन बच जाती है तो उसमें निजी उद्योग स्थापित किए जाते थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और सरकारी भूमि का हस्तांतरण 30 वर्षों के पट्टों पर किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी सरकारी भूमि दी जाती है वो कितने वर्षों के लिए दी जाती थी, 30 वर्षों के लिए दी जाती थी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था 30 वर्षों के लिए दी जाती थी, और हर एक 30 वर्षों के बाद इसमें नवीकरणीय किया जाता था। मतलब नवीकरण का मतलब आप समझ सकते हैं, फिर से इसको रिन्यू किया जाता था, एक्सटेंड किया जा सकता था। ठीक है, और हर एक 10 साल पे इसका परीक्षण होता था। ठीक है, कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, भूमि का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, खाली तो नहीं है ज़मीन, कि आप ले लिए हैं, आवंटित करवा लिए हैं और ज़मीन खाली छोड़ दी है, तो इस टाइप का जो है ना वो चेक होते रहता था। ठीक है, अब लीज, और लीज पर लीजिएगा और करिएगा तो लीज एवं निवेश पर कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है, तो कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को हम देखते हैं। ठीक है, जो भी लीज और निवेश की जो नियम कानून है, ठीक है, वो कौन बनाती थी, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बनाती थी। ठीक है, और उन्हीं कानूनों के तहत आपको लीज पे या निवेश पे जमीन प्राप्त होता था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और हाँ, इनका एक अच्छा प्रावधान था कि अगर आपने ज़मीन को लीज पे लिया, ठीक है, अगर आपने ज़मीन को किसी काम हेतु लीज पे लिया है, तो अगर आप उस ज़मीन पे 5 वर्षों में अगर काम शुरू नहीं करते हैं तो वो भूमि क्या होगा ना, वापस ले ली जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी थोड़ा आवाज़ आ रहा है, साइड में कुछ काम हो रहा है तो ठीक है, चलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है, CNT-SPD एक्ट की भूमि में संशोधन। ठीक है, तो ये संशोधन कब किया गया, तो ये संशोधन कब किया गया, तो 2016 में किया गया। ठीक है, क्योंकि जब भूमि बैंक अधिग्रहण करती थी तो बीच बीच में CNT और SPD एक्ट की भूमि भी आ जाती थी, जिससे क्या होता था, भूमि बैंक को भूमि अधिग्रहण करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि वह CNT और SPD की जो ज़मीन है वो CNT एक्ट से प्रभावित थी, इसीलिए उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने क्या किया, 2016 में संशोधन किया। ठीक है, तो CNT एक्ट की जो जमीन थी उसमें 3 संशोधन किए गए। ठीक है, धारा 49 में संशोधन किया गया। ठीक है, धारा 49 को समझते हैं कि क्या है, इसमें संशोधन करके ये बताया गया कि जो CNT एक्ट की जो ज़मीनें हैं उसमें रेल, कॉलेज, बिजली या फिर विकास के कार्यों हेतु इनका ज़मीन लिया जा सकता है। ठीक है, सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए सेकंड संशोधन हुआ 71A में। ठीक है, ये क्या है भाई, तो SAR कोड है। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोड,
इनमें बहुत सारे मामलों का सुनवाई होता था, लेकिन इसे रिजर्व कर दिया गया केवल भूमि जो विवाद है उस कानून में सुनवाई के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट क्या है, लास्ट है 21, धारा 21 में संशोधन किया गया। धारा 21 में ये कहा गया कि जो भी CNT एक्ट के धारक हैं वो अपनी भूमि की प्रकृति को बदल सकते हैं। ठीक है, पहले अगर कृषि भूमि था तो इसमें कृषि ही किया जा सकता था, लेकिन इस धारा के संशोधन से अगर कृषि भूमि है, अगर जो धारक है, जो CNT एक्ट भूमि का जो धारक अगर चाहता है यहाँ उद्योग लगाना तो वो लगा सकता है। ठीक है, भूमि की प्रकृति को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इतने सारे सुधार किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, OSP एक्ट की जो धारा थी उसमें 13 में भी यही सुधार किया गया था, प्रकृति को बदलने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक गलियारा चिन्हित किया गया था। औद्योगिक गलियारा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे औद्योगिक गलियारा है तो इसके आसपास क्या है ना कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र को विकसित करना ही औद्योगिक गलियारा कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अगल बगल जो भी यहाँ से जो औद्योगिक गलियारा जाएगा उसके आसपास बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ है ये, तो ये औद्योगिक गलियारा किसको चिन्हित किया गया, तो कोडरमा, बहरागोड़ा, पतरातू, रांची, रामगढ़। ठीक है, याद रखिए कोडरमा से स्टार्ट होता है और बहरागोड़ा में खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, और ये आपको मालूम होगा यहाँ पे एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, यही राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करना। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अगर निजी उद्योग प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैसे कि आप देखे होंगे कहीं भी जाते होंगे तो एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा है तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम होता होगा। ठीक है, अगर कहीं पे अगर गए होंगे, अगर कहीं पे मोबाइल बिक रहा है तो वहाँ चारों तरफ मोबाइल ही बिक रहा होगा, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे एक स्पेशल जो चीज़ है उसी का उत्पादन हो या उसी का काम हो। ठीक है, तो उस प्रकार से उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्थापना किया गया। ठीक है, जैसे आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थापना की गई। अगर आप देखते होंगे आदित्यपुर आप गए होंगे तो देखिएगा उसके आसपास जितने भी उद्योग है सब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी को हम सेज कहते हैं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्या है, सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसे हम IADA कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसी के बाद 4 औद्योगिक क्षेत्र का गठन किया गया जिसे आप जानते हैं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। ठीक है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट औद्योगिक नीति में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो इसका गठन हुआ है। ठीक है, और इसी के तहत चारों जो औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनका गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इनकी क्या नीतियाँ हैं, क्या उद्देश्य हैं और क्या कार्य प्रणाली उसको देखिए। ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है उनका जो उद्देश्य है क्या है, तो आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना। आधारभूत संरचना मतलब आप समझते हैं कि सड़क का निर्माण और बिजली हो गया, पानी हो गया, यातायात हो गया, रेल हो गया, इन सब की सुविधा को बरकरार करना। ठीक है, एक ऐसा वातावरण तैयार करना कि जहाँ पे एक इंडस्ट्री स्थापित की जा सके। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रावधान क्या था, नेक्स्ट प्रावधान था कि जो भूमि आपको 30 सालों के लिए मिली है। ठीक है, 30 वर्षों के लीज पे मिलती है जो भूमि, उसका हर एक 30 वर्षों के बाद नवीकरण होगा। ठीक है, नवीकरण का मतलब होगा उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर से जाकर उस जो भूमि है उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा अगले और 30 सालों के लिए। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये तो पहले भी औद्योगिक नीति में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैसा की निवेश का जांच करना। ठीक है, इसका भी ये जांच करेगी कि पैसा कहाँ से आया है। ठीक है, किस चीज़ में आपको निवेश करना है, कहाँ कितना निवेश करना है। ठीक है, इन सभी जो है ना, इन सब के नियम और शर्तें कौन डिसाइड करेगा, तो औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्या है, जो औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है वो 1000 एकड़ थे, याद रखिएगा कितने थे, 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी। ठीक है, अब देखिए 1000 जो एकड़ भूमि है उसमें से 40%, ठीक है, जो 40% जो भूमि है उस पर लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब 1000 एकड़ में 40% मतलब कितना हो गया, 400 एकड़ पे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगर ये जो भूमि जिसको आवंटित होगा अगर वो 2 वर्षों तक काम नहीं करेगा ना तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, 2 वर्षों तक अगर काम नहीं किया सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए तो 2 वर्षों में उसकी भूमि रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, 40% किसके लिए आरक्षित है, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए। ठीक है,
अब देखिए, अब 40% तो हो गया, अब इसमें 10% देखिए, 10% उनके लिए आरक्षित है जो इस क्षेत्र में अपना भूमि खोए हुए हैं। ठीक है, अगर ये 100 एकड़ मतलब 1000 एकड़ जो भूमि है उसमें कुछ जो लोग होंगे वो अपना भूमि भी दिए होंगे इसमें, तो ये उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया है, उन लोगों की आरक्षित किया गया है 10% कि आप अगर चाहें तो उस 10% में अपना व्यवसाय लगा सकते हैं, अपना उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 40% यहाँ खत्म हो गया, 10% यहाँ खत्म हो गया, मतलब टोटल 500 एकड़ ज़मीन खत्म हो गई। ठीक है, 500 एकड़ ज़मीन खत्म हो गई, बच गया 500 एकड़। ठीक है, 50%, तो 50% पे क्या होगा, तो बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे, औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि पूछे जा सकते हैं कि जो जो 1000 एकड़ की जो ज़मीन है उसकी कितने प्रतिशत पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, तो 40 से। ठीक है, 40% पे, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 40% मतलब 400 एकड़। ठीक है, चलिए, यही था औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का प्रावधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या किया गया है। ठीक है, प्रयास क्या किया गया है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उसको देखिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किए हैं, ठीक है, 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना किया है। ठीक है, कितना, तो 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, द्वितीय औद्योगिक नीति में, और 17 पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है उनका निर्माण जारी है। ठीक है, और जो कई प्राइवेट संस्थान और जो कॉलेज हैं उनको खोलने की अनुमति भी दी गई है द्वितीय औद्योगिक नीति में। ठीक है, और द्वितीय औद्योगिक नीति में मिनी टूल रूम कहाँ कहाँ खोला गया है इसको आप याद रखिएगा, रांची और दुमका, दोनों राजधानी है, एक अपनी राजधानी है मतलब, और ये उप राजधानी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड की उप राजधानी दुमका में मिनी टूल रूम खोला गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, और अगर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखा जाए तो जो भी प्राइवेट संस्थान होंगे उनमें 25% सीट आरक्षित किया जाएगा, किसके लिए, तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, ITI हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ये सब होता है ना, इन सब जो संस्थान है अगर उनमें ये पढ़ाई होती है, स्किल डेवलपमेंट क्लास होता है, तो उसमें 25% जो सीट है वो किसके लिए है, तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या काम किया गया है उसको देखिए आप। ठीक है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं सेकंड औद्योगिक नीति में, देखिए राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है कि जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है वो 552 किलोवाट थी उस टाइम तक। ठीक है, उस टाइम 552 किलोवाट थी, जो जिसे बढ़ाकर 800 किलोवाट पर आवर करना था। ठीक है, क्या था, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी थी, तो 552 किलोवाट था। ठीक है, जिसे बढ़ाकर 800 किलोवाट करना था, ये इनका लक्ष्य था। और साथ में ये लक्ष्य और भी था कि 2019 तक पूरे गांव को विद्युतीकरण कर देना, मतलब 100% विद्युतीकरण गाँव में 2019 तक इनका लक्ष्य था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस छोटा छोटा चीज़ है उसको आप याद रखते रहिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया शायद। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार खनिज एवं उद्योगों के आधार पर 8 क्षेत्रों को बांटा है। ठीक है, राज्य सरकार ने अपना जो एरिया है, जो अपना राज्य है, उसको 8 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया है। किसके लिए, तो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना उनके लिए 8 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। और ये क्षेत्र किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएंगे, तो ये खनिज एवं उद्योगों के आधार पर इनका वर्गीकरण होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पलामू जो क्षेत्र है, आप जानते हैं पलामू क्षेत्र में डोलोमाइट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इन क्षेत्रों को बांट दिया गया है एक क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पे लो एस्क जो निक्षेप हैं, डोलोमाइट है, ग्रेनाइट है और ग्रेफाइट जैसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से सबको बांट दिया गया है। जैसे लोहरदगा लातेहार हो गया, तो यहाँ वहाँ एल्युमिनियम उद्योग एवं ऊर्जा की इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ एल्युमिनियम मिलता है, बॉक्साइट, तो लातेहार में मतलब ये लोहरदगा में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ ही ये उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो उसी प्रकार सबको बांट दिया गया, जैसे रांची में IT, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, मध्यम एवं लघु उद्योगों के लिए। ठीक है, और कोडरमा जैसे हजारीबाग क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में अब्रक ज़्यादा मिलता है, ग्लास ज़्यादा मिलता है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, अब्रक और ग्लास और ऊर्जा सीमेंट जैसी जो भी कंपनियां हैं, उद्योग है, उनकी स्थापना करना। ठीक है, इन सबको बांट दिया गया। ठीक, जैसे धनबाद बोकारो हो गया, तो इस क्षेत्र में कोयला, इस्पात, ऊर्जा, ठीक है, से रिलेटेड जो उद्योग हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कोल्हान क्षेत्र हो गया, यहाँ लोहा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, यूरेनियम, तांबा, सोना, IT, सिल्क, टेक्सटाइल, वन उत्पाद के लिए जो भी उद्योग होंगे उसको स्थापित करेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये 8 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए 8 नहीं और भी क्षेत्र हैं, देखिए 8 क्षेत्र हैं,
6 हम पढ़े थे, 2 और देखिए। घाटशिला, जैसे घाटशिला में तांबा उद्योग है, ठीक है, तांबा का खनन होता है, तो उस क्षेत्र को तांबा के लिए रिजर्व कर दिया गया है कि वहाँ भी जो भी उद्योग खोलेंगे वो तांबा से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे कि आपका हो गया देवघर हो गया, जसीडीह हो गया, संथाल परगना हो गया, तो इन क्षेत्रों में ग्लास, स्टील, मेडिसिन, कोल एनर्जी, सिल्क, कपड़ा जैसे उद्योग आराम से खुल सकते हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, एक बार आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, आप अगर को खनिज पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि किस क्षेत्र में कौन कौन सा खनिज मिलता है, तो आप याद रखिएगा जिस क्षेत्र में जो जो खनिज या संपदा मिलता है उस क्षेत्र में उसी प्रकार के उद्योगों की स्थापना करने के लिए वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए इसको आप याद रखिएगा, ये कोई ये क्या बोलते हैं, हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पलामू में क्या होता है, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, ये सब ज़्यादा आपूर्ति होता है, तो वहाँ कौन सा उद्योग ज़्यादा कारगर साबित होगा, तो इसी टाइप के जो उद्योग होंगे वही ना, इससे रिलेटेड उद्योग ही वहाँ पे विकसित करेंगे, ठीक है, विकास करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको खनिज याद है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो आपको ये सब याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है, मेरा नोट्स है, ठीक है, मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाता हूँ आपको, तो मैंने उतना ही लिखा है जितना ज़रूरी है, ठीक है, फालतू का लिखा नहीं हूँ मैं। आपको मालूम है कि स्मार्ट तरीके से स्टडी करना चाहिए, ठीक है। फालतू का अगर आप 1-2 बुक पढ़ते रहेंगे ना, अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर मैं औद्योगिक नीति 2012 पढ़ने लगूँ ना, तो वो 15 से 20 पेजों का है, ठीक है। उन सभी को मैं आराम से 2-4 पेजों में संक्षिप्त में लिख चुका हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। चलिए, तो आज का औद्योगिक नीति खत्म हो गया, अब हम कल मिलेंगे झारखंड के औद्योगिक विकास एवं प्रोत्साहन नीति 2016 के साथ, ठीक है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, अगर हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप 7992301888 पे कॉल करके मेरा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत उम्दा तरीके से नोट्स बनाया गया है, आपने देखा ही होगा नोट्स किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है, एक पॉइंट को लिखा गया है, क्योंकि आप समझ रहे हैं बहुत सारा पढ़ना होता है, उतना इंसान नहीं पढ़ सकता ना। दिक्कत ये होता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको उतना ही पढ़ना जितना जरूरी है, ठीक है, फालतू के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं मैंने किस प्रकार से अपने नोट्स को अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट है, अगर आप चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके मंगा सकते हैं, मेरा नंबर ये रहा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।